हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा सरकार का नेक्स्ट टॉपिक था, सरकार एवं कानून। ठीक है, क्योंकि हमने समझा कि सरकार क्या है, सरकार की स्तर क्या है, मीन्स कि किस किस स्तर पे सरकार काम करती है। क्योंकि हमने देखा था इससे पहले कि सरकार तो एक अकेले बंदा कोई नहीं है जिसपे वो काम कर रहा हो। ठीक है, उसके लिए वो क्या करता था कि मतलब हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र वर्ग के लिए हर एक पर्सन को डिवाइड, कोई एक विशेष पर्सन को डिवाइड कर दिया जाता था। मतलब उसको उस क्षेत्र का वो हेड बना दिया जाता था कि आप यहाँ का देखोगे, आप ऐसा काम करोगे, आप ऐसा काम करोगे। ठीक है, हमारे घर में भी जब हमारे यहाँ कोई मुखिया होता है तो वही सारे काम नहीं करते हैं। ठीक है, हम में से हर एक के काम बटे रहते हैं कि हमको ये काम करना है और हमारे भाई को ये काम करना है, बहन को ये काम करना है, मम्मी को ये काम, पापा को ये काम। ठीक है, तो सबके अपने अपने डिपार्टमेंट बटे होते हैं। तो इसी तरह सरकार में है। ठीक है, तो यदि आप एक फैमिली का एग्जांपल लेकर अच्छे से समझोगे, तो हमने नेक्स्ट वीडियो में समझा भी था, तो आपको सरकार बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, फिर आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो अब हम पॉइंट पे आते हैं, क्या बात करनी है हमको आज, सरकार एवं कानून। ठीक है, तो सरकार एवं कानून क्या है? सरकार कानून बनाती है। ठीक है, और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। ठीक है, यदि सरकार कानून ना बनाए और लोग उसको माने ना, सपोज कानून बना भी देती है सरकार, मतलब कि जो भी वहाँ लोग रहते हैं वो माने ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता है, ना तो उस कानून का ना सरकार का। फिर तो सब अपने मर्जी के मालिक हो जाएंगे। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो सरकार किसी भी कीमत पे अपनी सरकार नहीं चला सकती है। तो इससे क्या होता है, वो कानून बनाती है। केवल जो यही तरीका है, एक यही तरीका है जिससे कि वो सरकार काम कर सकती है। ठीक है, सरकार के पास मतलब कि सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये भी ताकत होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। ठीक है, मतलब वो मानने के लिए बाध्य भी कर सकती है। हमने इसके पहले वीडियो में देखा था और समझा भी था, मोटर व्हीकल एक्ट का एग्जाम्पल भी लिया था। देन उसके बाद यहाँ पे वही उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात की गई है कि उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, कानून बना दिया गया है कि गाड़ी चलाने के पास लाइसेंस होनी चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल में सजा काटनी पड़ेगी या जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, जब ऐसी कानून, हाँ मतलब ऐसा कानून लागू कर दिया जाता है, तो अब मजबूरन लोग डर से, ठीक है, अपने मौत की डर से नहीं, मतलब इसके डर से कि हमको जेल में सजा काटनी पड़ेगी और जुर्माना भरना पड़ेगा, उसके डर से लोग क्या करते हैं कि उस कानून का पालन करते हैं। ठीक है, बट कुछ महानुभाव होते हैं कि वो ऐसा नहीं करते हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो सरकार जो कार्यवाही कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा, ठीक है, तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। मतलब हमें इतना फंडामेंटल राइट है कि यदि हमको लगता है कि सरकार हमारे पक्ष में काम नहीं कर रही है या हमारे लिए ये एक्ट या कानून अच्छा नहीं है, तो हम उसमें बिल्कुल आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, अभी हाल ही का मुद्दा था जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया था, यानी कि CAA या CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया था, तो उसमें बात की गई थी क्या कि जो हिंदू वर्ग के थे, मतलब मीन्स मुस्लिम वर्ग को उससे हटा दिया गया था। हालांकि ये गलत भ्रांतियां हैं जो लोगों के द्वारा फैलाई गई, क्योंकि यहाँ पे भारतीय मुस्लिम को कोई भी खतरा नहीं है। ठीक है ना, तो ये इसमें भारतीय मुस्लिमों के लिए कोई बात की गई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो ऐसा मानते थे। और आपने शाहीन बाग की हालत तो देखी ही है, कितने दिनों तक वहाँ पे औरतें धरना रख के बैठी रह गई। ठीक है, और वहाँ से हटने का भी नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उनका वो फंडामेंटल राइट है। उनको लग रहा था कि ये गलत हो रहा है, इसलिए उन्होंने आवाज़ उठाई सरकार के खिलाफ। ठीक है, सरकार को इतनी पावर है कि वो आपसे जो भी कानून या उसके रेगुलेशन बनाती है उसको आपको पालन करना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि वो कह रही है तुम कुएं में कूद जाओ तो हम कुएं में कूद जाएंगे। ठीक है, इतनी तो हमें भी समझ होनी चाहिए कि सरकार यदि सही बना रही है तो ही हम उसका पालन करेंगे, अन्यथा उसके खिलाफ हम आवाज़ भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात समझाई गई है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को
यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है। ठीक है, हमने दूसरा एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे क्या दिया गया है कि उसके धर्म या जाति के कारण उसको किसी भी नौकरी या पद में नहीं लिया गया है, तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा भी कर सकते हैं कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि सरकार मतलब कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यदि आप में से किसी को लगता है कि नहीं, यहाँ पे मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो बिल्कुल आप न्यायालय जा सकते हो और वहाँ से आपको न्याय भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी प्रावधान किया गया है ताकि आम लोगों को ऐसा ना लगे कि सरकार ज़बरदस्ती थोप रही है आपके ऊपर कुछ भी। ठीक है, तो आपको ये पावर है कि आपको यदि कहीं पे गलत लग रहा है सरकार के काम, तो बिल्कुल आप आवाज़ उठा सकते हो। ठीक है, और उठाते भी हैं, कई सारे आंदोलन किए जाते हैं सरकार के खिलाफ, तो उनका यही कारण है। देन उसके बाद हम बात करें तो सरकार के प्रकार। ठीक है, सरकार एवं कानून देखें। अब सरकार के प्रकार की बात करते हैं। तो सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर हमें यहाँ पढ़ने से मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। ठीक है, मतलब कि जो भी सरकार निर्णय लेती है, कानून का बनाती है, उसका पालन करवाती है, तो ये शक्ति सरकार को देता कौन है। ठीक है, कोई तो होगा जो उसको ये शक्ति देता होगा। तो आपको पता नहीं कि जनता में कितनी पावर होती है। ठीक है, ये शक्ति हम ही लोग देते हैं सरकार को। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि लोकतंत्र में लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं। जो लोकतंत्र सरकार के प्रकार कितने, एक लोकतंत्र हो गया और एक राजतांत्रिक सरकार हो गया। ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। आप में से जो भी वोट के देने के लिए एलिजिबल होगा यानी कि 18 ईयर ओल्ड होगा, वो वोट दे सकता है। ठीक है, मतलब वो भारत का नागरिक है और उसको वोट देने का पूरा अधिकार है और वो वोट दे भी सकता है। हालांकि हम पढ़ेंगे इसी एनसीईआरटी में कि पहले 21 साल वोट का था, मतलब कि 21 साल का बंदा वोट दे सकता था। और पहले ये भी प्रावधान था कि हाँ, कोई निम्न कास्ट का व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति वोट नहीं दे सकता था। जस्ट अभी पढ़ेंगे। सो पहले इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या बात की गई है कि अपनी पसंद से नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही सरकार मतलब कि यही लोग सरकार बनाते हैं। ठीक है, हमने सरकार की डिफिनेशन में क्या पढ़ा था कि कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है सरकार। ठीक है, कुछ निश्चित व्यक्ति मतलब कि जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। तो उसमें क्या बात की गई है कि हाँ, जो लोकतंत्र क्या है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा। ठीक है, तो लोगों के द्वारा ही सरकार कोई एक मेंबर चुना जाता है, 10 लाख में से एक मेंबर चुना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप में से यदि कोई एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ना चाहता है तो दिव्य एजुकेशन नाम से एक चैनल है, मेरा ही है, आप उसको यूट्यूब में सर्च करोगे वो आ जाएगा। वहाँ से जाके एम लक्ष्मीकांत की पूरी वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है आपको, तो आप वहाँ से जाके बहुत ही अच्छे तरीके से और भी डिटेल से समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो एनसीईआरटी की क्लास चल ही रही है। यदि आप में से कोई भी यदि एम लक्ष्मीकांत इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए तो आप जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो सारी बातें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि अपनी पसंद को वोट देकर चुनते हैं, मतलब अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। जिसमें से आप जब पढ़ोगे निर्वाचन आयोग ये चुनाव के बारे में तो समझ में आएगा कि कैसे हर एक 10 लाख पे एक नेता चुना जाता है। ठीक है, तो फिर वो सारी बातें समझ में आएगी। देन यहाँ पे बात करें तो एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। ठीक है, लोकतंत्र में ये होता है कि जैसे पब्लिक ने उन्हें मतलब कि उस स्थान पे बैठाया कि वो हमारे नियम कानून बना सके, हमने उन्हें चुन के भेजा और ये 5 या 6 साल के होते हैं। ठीक है, इसके बाद उनका शासनकाल समाप्त हो जाता है, मतलब एक निश्चित काल के लिए होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि उनका जो शासन है वो समाप्त हो जाता है, दूसरी सरकार आती है, मतलब कि दूसरे व्यक्तियों की सरकार आती है। फिर वो अपने ढंग से सरकार चलाती है और यदि हमको अच्छा नहीं लगा तो क्या करते हैं, हम हर 5 साल बाद उसको फिर उसकी पदवी से हटा के दूसरे को चुन देते हैं। लेकिन हालांकि अब सारी सरकारें एक जैसी। ठीक है, तो खैर वहाँ वो पॉलिटिक्स मामला है। यहाँ पे बात करें
तो उनको क्या करना पड़ता है, मतलब कि उठाए गए कदमों का आधार बताना पड़ता है कि यदि उन्होंने ये एक्ट उठाया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया है, ठीक है, तो उन्होंने इसको क्यों लाया है, किस आधार पे लाया है, और उनको ये सफाई देनी पड़ती है। और ये किसमें है, लोकतंत्र सरकार में ऐसा है, ठीक है। अभी हम दूसरी तरफ की सरकार की बात करें यदि हम, तो मतलब एक जो दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं, राज और तंत्रीय, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे क्या होता है, राजतंत्रीय सरकार में किसका शासन होता है, राजाओं का शासन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है, जैसे कि आपने हाँ टीवी वगैरह में देखा होगा कि राजा के कुछ मंत्रीगण होते थे, जो कि अलग अलग पद पे रहते थे, ठीक है। उनके पास कुछ समूह होता है। अभी भी कई सारे देशों में राजतंत्रीय सरकार चल रही है। एग्जाम्पल के लिए आप ब्रिटेन ही ले लो, वहाँ पे अभी भी राजतंत्रीय सरकार चल रही है, ठीक है। तो राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है। जैसे कि हमारी सरकार में, लोकतांत्रिक सरकार में क्या है कि पूरा एक राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, हर जगह पे होता है। वहाँ पे पूरे देश के लिए, सिर्फ पूरे राज्य के लिए उनके एक ही मतलब राजा होगा और उसकी छोटी सी टुकड़ी होगी, जो कि उनका छोटा सा समूह होता है, ठीक है, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती, ठीक है। राजा का ऑर्डर है यदि कि कोई भी व्यक्ति इतना कर देगा, तो फिर कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं है, हम कैसे इतना कर दे सकते हैं। ना तो कोई आंदोलन कर सकते, ठीक है, ना तो अब वो राजा रानी से ये पूछने के लिए उसको अधिकार है कि आपने ऐसा क्यों बढ़ा दिया, इसको ऐसा क्यों कर दिया है, ठीक है। जबकि हमारे लोकतंत्र सरकार में क्या है कि हमको पूरी खुली छूट है कि हम सरकार को मतलब कि ये वो है कि वो हमको बताए कि आखिर वो ये निर्णय लिया तो किस आधार पे लिया और क्यों लिया, ठीक है। उसकी सफाई भी सरकार को देनी पड़ती है, जो कि राजतंत्रीय सरकार के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन आप समझ के होंगे। तो उसके बाद बात करें लोकतांत्रिक सरकार, जो कि अपने इंडिया की लोकतांत्रिक सरकार है। तो भारत एक कैसा है, लोकतंत्र देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल आपने इतिहास पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अंग्रेज कितने सारे जो भी हमारे यूरोपीय व्यापारी थे, हमारे देश में आते हैं, हमारा ही खाते हैं, हमें ही तड़पाते हैं और हमारा ही लूट के अपने देश से ले जाते हैं, ठीक है। हमारे देश से वो अपने देश ले जाते हैं। बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। हालांकि कुछ महानुभाव ने थे जिनके कारण आज हम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और एक बता रहे हैं ये कि लोकतांत्रिक सरकार है हमारी, नहीं तो पता नहीं हम कहाँ होते। देन उसके बाद क्या बात की गई है कि संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात है क्या है, और सॉरी कि मुख्य बात है यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है, ठीक है। लोकतंत्र की परिभाषा हमने एक नहीं 2-3 बार बता चुके हैं आपको। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है। आप इसको नोट भी कर सकते हो। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। और ये कथन किसका है, तो ये कथन है अब्राहम लिंकन का, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना। देन उसके बाद बात करें हम, लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें, ठीक है। मतलब कि नियमों में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है, कि मतलब ये उनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। सपोज जैसे कि 10 लाख में एक मेंबर चुना जाता है, ठीक है, तो जो वो एक मेंबर है वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। मतलब कि ये माना जाता है कि उन 10 लाख लोगों ने जिसने इसको चुन के भेजा है, तो ये उन सारे के मतलब उनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा, ठीक है। जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तो ऐसे ही लोगों के द्वारा चुन के भेजे गए थे जो उनके प्रतिनिधि के द्वारा काम करते थे। उद्देशिका में भी बात की गई है हम भारत के लोग, ठीक है। तो वहाँ पे
पूरे भारत के लोग नहीं थे, बस उनके कुछ प्रतिनिधि थे जो कि ये मान के चलते थे कि पूरे भारत के लोगों का ही साथ है, मतलब कि क्योंकि भारत के लोग ही उनको चुन के भेजे थे, तो इसलिए वहाँ पे बात की गई है कि पहला ही वर्ड है उसमें हम भारत के लोग। ठीक है, आप जब पढ़ोगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। देन उसके बाद क्या बात की गई है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर क्या करते हैं कि ये चुनाव यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ये चुनाव ऐसे होता है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, एक अमिट स्याही होती है, उसको लगाया जाता है। हालांकि अब हाँ, ये चुनाव नहीं होता जैसे पहले पेपर पे होता था, जो बैलेट पेपर होते थे उनसे चुनाव होता था, लेकिन अब चुनाव मशीनीकरण हो गया चुनाव का, ठीक है, तो अब इससे चुनाव नहीं होता है कि आप जाके किसी पेपर पे ठप्पा लगाओ, अब ऐसे चुनाव नहीं होता, ठीक है। दिन उसके बाद बात करें तो सारी जनता के लिए निर्णय लेती है। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे, ठीक है। वयस्क नागरिक हमारे इंडिया में कब से माना गया है, यदि कोई 18 ईयर पूरा कर लेता है वो वयस्क नागरिक माना जाता है, ठीक है, मतलब कि भारत का नागरिक हो जाता है। यहाँ पे आप एक बात और याद रखना, नागरिक आप सिर्फ भारत के हो सकते हो, ठीक है, नागरिकता आपको भारत की प्राप्त होगी। यदि आपसे कोई ये बोले कि आप मध्य प्रदेश के नागरिक हो तो ये पूर्णतः गलत है, ठीक है। आप यूपी के नागरिक हो, ये पूर्णतः गलत है। आप भारत के नागरिक हो, ठीक है। कभी कभी कई जगह लोग फंसा देते हैं किसी इंटरव्यू में या कहीं भी आप जा रहे हो किसी भी वनडे लेवल की एग्जाम में, जहाँ भी टेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, और हम फटाक से जवाब देते थे हाँ हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हाँ, या हाँ हम एमपी के नागरिक हैं, लेकिन ये पूर्णतः गलत है, हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नागरिकता भारत की प्राप्त है, ना कि भारत हमारा क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। तो नागरिकता हमें भारत की प्राप्त है और एक ही देश की नागरिकता प्राप्त है, इसलिए हम क्या है, भारत के नागरिक हैं और भारत के हैं, राज्य के नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखना आप लोग, क्योंकि छोटी छोटी बातों में ना हम लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं और इससे ही हमारे ज्ञान का परख हो जाता है कि हम कितने नॉलेजबल हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बात की गई है कि नागरिक किसे माना जाएगा, जो इसे वोट देने का अधिकार हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था, अभी ऐसा होने लगा है, हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी, ठीक है। हमने जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर देखा है उसमें से आपको समझ में आया होगा कि बिल्कुल आशा ही नहीं थी कि औरतें या गरीबें या जो भी दलित वर्ग के लोग थे तो वो क्या करते थे, किसी भी काम में भाग ले सकते थे, ठीक है, बिल्कुल नहीं ले सकते थे, क्योंकि क्या था, उनको उसी काम में करना होता था जिस जाति वर्ग में वो पैदा हुए हैं और जो उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। तो इसलिए पहले क्या था, औरतों को, गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो क्या होते थे, पढ़े लिखे होते थे और उनके पास अपनी संपत्ति होती थी, ठीक है, मतलब जो धनी हो, जो पढ़े लिखे हो, ज्ञानवान हो, सिर्फ वही, उन्हें ही वोट देने का अधिकार होता था। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी कि जो औरतें थी तो उनको बस घर के अंदर के चार दीवारी तक रहने तक ही सीमित थे। गरीबों और जो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको बिल्कुल भी वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। मतलब क्या था कि अब जब यही लोग एक क्या धनी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो उनको गरीबों की हालत कैसे पता होगी, बिल्कुल नहीं पता होगी, क्योंकि वो उस वर्ग से तो है ही नहीं, हाँ, उस क्षेत्र से है ही नहीं कि वहाँ पे वो उनकी हालत को समझ सके, ठीक है। तो वो नहीं समझ सकते थे और वो बस अपने अनुसार से बनाते थे नियम कानून, लोगों को फ़ायदा हो या नुकसान हो उनसे कोई मतलब नहीं होता था, ठीक है। तो ऐसी सरकार किसी काम की नहीं होती। देन उसके बाद क्या बात करें कि यहाँ पे बात की गई कि भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की, ठीक है। हमने पहले वीडियो में समझा था कि यदि हमको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा थोड़ा बहुत,
थोड़ी बहुत तो अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, मीन्स आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम किसी की सहते हैं किसी की बात को, तभी तक वो हमको सुनाता है या हमको टॉर्चर करता है। लेकिन जिस दिन हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा लेते हैं ना, तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि वो फिर हमारे खिलाफ आवाज़ उठा पाए, ठीक है, क्योंकि हमेशा के लिए फिर हम उसकी आवाज़ दबा देते हैं। क्योंकि आपने देखा, जब एक दबा व्यक्ति जब तक सुनता रहा तो लोग उसे दबाते गए और दबाते गए। आप में से भी कई लोग होंगे जो ऐसे शोषण के शिकार होते होंगे, लेकिन आप जरा ये सोचो कि वो कब तक ऐसा कर सकता है। किसी न किसी दिन तो ये ऐसी स्थिति आएगी कि वो आप पे भड़केगा, और जब वो आवाज़ उठाएगा तो फिर कोई भी जो भी उसके खिलाफ ऐसा शोषण कर रहा है, फिर वो बोलने लायक नहीं रह जाता, ठीक है। और वो अपना अधिकार भी प्राप्त कर लेते हैं जो उनका अधिकार है, और एक आम इंसान की ज़िंदगी फिर वो बहुत ही अच्छे तरीके से जीते हैं। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, कोई भी आसानी से किसी को अपना नहीं अधिकार देना चाहता है, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। सपोज हम एक बहुत ही मतलब क्या है, फेमस व्यक्ति हैं, मान लो जनता की निगाह में हम बड़े होशियार हैं, ठीक है, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन हम हकीकत में कुछ नहीं है, ठीक है, बस हम बने हुए हैं और जनता ऐसा हमको मान रही है क्योंकि वो अनपढ़ है, समझदार नहीं है, वो हमको मान रही है अपना भगवान। लेकिन जिस दिन जनता को पता चलेगा कि हकीकत में ये तो भगवान है ही नहीं, हमारी तरह इंसान ही है, तो उस दिन जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो जो भी जितने भी वार हुए थे, जितने भी आंदोलन हुए थे, जैसे पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था, जितने भी आंदोलन हुए थे, फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये सारी क्रांति वगैरह हुई थी, तो आप देखोगे कि उनका सबका यही कारण था कि पहले वो भगवान बने रहते थे, और जब उनको पता चला कि ये कोई नहीं है, बस ये अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने खुल के आवाज़ उठाई और अपने अधिकार को प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो बस इसमें क्या है कि पब्लिक में जागरूकता लानी पड़ती है, हमें अधिकार के लिए अपने लड़ना पड़ता है। और महाभारत में भी कहा गया है कि हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, किसी भी कीमत में अपने अधिकार को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखना। देन वहाँ यहाँ पे बात की गई कि गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में निम्नलिखित गांधी जी, मतलब यंग इंडिया पत्रिका गांधी जी की है, जो 1931 में लिखी गई थी। तो लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता, ठीक है, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, आप याद रखना। मैं यह विचार नहीं सहन कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब होने का गुनाह किया है, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा गांधी जी का स्टेटमेंट है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि कतई नहीं मानते थे वो, और भी कई सारे विचारक थे जो ये बिल्कुल नहीं मानते थे कि इन्हीं के कारण तो आज हर एक व्यक्ति को मतलब कि जो हमारे गांधी जी हो गए, भीमराव अंबेडकर जी हो गए, इन्हीं सब लोगों के कारण, महान पुरुषों के कारण आज हर एक व्यक्ति गर्व से कह सकता है हम भारत के नागरिक हैं, हमको समान अधिकार प्राप्त है, हम किसी भी फील्ड में समानता का अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब इन्हीं के कारण हुआ है, मतलब इन्हीं कुछ महान भाव व्यक्ति थे जो उनके कारण ही हुआ है। तो उन्होंने क्या बात कही थी कि जिनके पास संपत्ति है वही वोट दे, जो गरीब है या जिसके पास संपत्ति नहीं है, शिक्षा नहीं है, लेकिन चरित्र है, वो वोट ना दे। संपत्ति है लेकिन वो चरित्रहीन है, फिर भी वोट दे। 40-50 मर्डर किया है फिर भी वोट दे, चुनाव मतलब कि चुनाव लड़े भी और वोट भी दे, तो उसके लिए जायज़ है। लेकिन जो गरीब है, चरित्रवान है, वो वोट नहीं दे सकता है क्योंकि उसने क्या किया है, और जो दिन भर काम करता है, पसीना बहाता है, तो और ईमानदारी से कमा कर खाता है, ठीक है। ये करप्ट लोग कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, पर वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया, गरीब होने का गुनाह किया है, ठीक है। तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात कही गई है। तो यहाँ पे यहाँ पे बहुत अच्छी बात समझाई गई है कि क्या हुआ था, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के हाथ में नहीं बांटी है, ठीक है। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि हमको कोई एक नॉर्मल इंसान समझे, ठीक है। यदि
अभी हम बताएं ना कि यदि हम महान हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि हमको कोई एक नॉर्मल इंसान अपने जैसा ही बनाए, इसलिए हम उनको हमेशा दबाते रहेंगे, टॉर्चर करते रहेंगे कि वो ऐसा ही रहे। और ऐसा ही हुआ। किसी भी देश की सरकार हो, चाहे अपने इंडिया की हो या कहीं और की हो, कोई भी नहीं चाहता कि हम अपने पावर किसी को दें, ठीक है, अपने अधिकार किसी को दें। तो यहाँ पे वही सारी बातें समझाई गई हैं, पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के हाथ में नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अफ्रीका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अब मजबूती पकड़ी। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसमें क्या हुआ कि उसके दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजों ने इसे सफ्रेज यानी कि सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। ये आप याद रखना ये वर्ड, क्योंकि एज इट इज यही पूरा उठा लिया जा सकता है किसी भी, यदि आप देखे होगे यूपीएससी 2018 का पेपर देखना आप, एज इट इज एनसीईआरटी के पॉलिटी से कुछ मतलब स्टेटमेंट उसी तरह उठा लिए गए हैं और वही क्वेश्चन बना दिए गए प्री के, ठीक है। तो कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं आप उनको याद रखना, क्योंकि आपको इसी से ही क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने इसे क्या कहा था, जो महिलाओं के द्वारा मताधिकार आंदोलन हुआ था तो उससे क्या कहा गया था, सफ्रेज मूवमेंट, ठीक है। सफ्रेज का मतलब क्या होता है, वोट देने का अधिकार। फिर युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों में, मतलब कि उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुष काम करते थे, ठीक है। मतलब पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी, ठीक है। जब उनको रियलाइज हुआ कि वास्तव में महिलाओं को जितना कमज़ोर हम समझते थे उतना थी नहीं, ठीक है। आज आप देख रहे हो कि महिलाएं हर फील्ड में है, हर क्षेत्र में, और महिला और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और हर एक काम में जो पुरुष कर सकते हैं महिलाएं भी कर सकती हैं। यदि पायलट पुरुष बन सकते हैं तो महिलाएं भी बन सकती हैं। आर्मी में पुरुष जा सकते हैं तो महिलाएं भी जा सकती हैं और बिल्कुल उसी तरह कर सकती हैं, ठीक है। यदि साइंटिस्ट एक पुरुष बन सकता है तो महिलाओं में भी उतनी क्षमता है कि वो बन सकती है। लेकिन क्या है ना कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो निम्न वर्ग को दबाते थे और जो घर के पुरुष लोग थे वो औरतों को दबाते थे कि चलो कम से कम यही तो मेरे नीचे दबी रहेगी, मेरे से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगी, ठीक है। तो वो उनकी अवधारणा होती थी पहले। लेकिन जब उनको पता चला, औरतें आंदोलन की और अपने अधिकार की मांग की और उनको जब दिया गया, तब उनको रियलाइज हुआ कि वास्तव में हम गलत कर रहे थे, ठीक है। और कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। वो सोच रहे थे कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि वो ऐसी पूर्वाग्रह बना के बैठे थे, रूढ़िबद्ध धारणा उसकी थी कि महिलाएं ऐसा काम नहीं कर सकती, बस वो घर का काम चूल्हा चौकी कर सकती हैं, इसके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकती, ठीक है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात है, ठीक है। हर एक देश में महिलाओं के साथ अत्याचार बहुत हुए हैं। देन उसके बाद इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की, ठीक है। अब आप देखते हो महिलाएं राष्ट्रपति भी बनती हैं, प्रधानमंत्री भी बनती हैं, वित्त मंत्री भी बनती हैं। हाल ही में अपने कंट्री में ही देख लो, हमारी वित्त मंत्री जी जो हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं। इससे पहले वो रक्षा मंत्री थी, तो उन्होंने अपना बखूबी पूरा पद का जो भी था निभाया। तो जहाँ पुरुष काम कर सकते हैं वहाँ महिलाएं भी काम कर सकती हैं, ठीक है। और उनसे अच्छा ही कर सकती हैं या कि उनके समान ही कर सकती है, उनसे कम तो बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। क्योंकि ये जो गलत धारणाएं हैं वो अब बदलनी चाहिए, लोगों की बदल भी रही है। देन उसके बाद क्या हुआ कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उसमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और खूब हड़ताल, मतलब कि भूख हड़ताल पर बैठी थी, ठीक है। जेल भी गई, भूख हड़ताल पे भी बैठी। फिर उसके बाद फाइनली उनको अपनी जीत मिलती है।
अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला था। ठीक है, अब यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका बन सकता है कि अमेरिका में, यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 की जगह 1928 कर दिया। ठीक है, 1928 में मिला है, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1920 में मिला। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत ही यूपीएससी इसीलिए लोग कहते हैं टफ है। टफ नहीं है, बस हम उसको इसीलिए इतना कठिन बना देते हैं क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे मिस्टेक्स रहते हैं। ठीक है, कि कहीं पे छोटी सी बात, किसी भी देश का नाम चेंज कर दिया, स्टेटमेंट पूरे दो वही दे दिए। ठीक है, उसमें किसी कंट्री का नाम चेंज कर दिया कि इस कंट्री में ऐसा हुआ, दूसरे में दूसरी कंट्री का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, उधर का इधर, इधर का उधर। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ 1928 कर दिया, यहाँ 1920 कर दिया। अब लो, हम तो पढ़े हैं और उत्तर को, क्वेश्चन को मीन्स बारीकी से नहीं पढ़े हम, उसका गलत आंसर लगा सकते हैं, या कि इसको जो हम किताबें पढ़ रहे हैं उसको बारीकी से नहीं पढ़े तो उसका आंसर गलत लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में भी मिला था। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लेना, हम आपके लिए जैसे ही 6th क्लास जितने भी हम पढ़ाते जाएंगे, तो जैसे ही पूरा चैप्टर ख़त्म होगा, मतलब कि जैसे एक क्लास का ख़त्म हुआ तो उसके बाद आपको एक टेस्ट वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें कि सारे क्वेश्चन होंगे, हर एक मतलब लेसन वाइज होंगे। ठीक है, 1 लेसन से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 लेसन से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एनसीईआरटी के पूरे लेसन वाइज क्वेश्चन होंगे, तो उसमें से आपको उसका फॉर्मेट समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए आपको जितनी भी बातें पढ़ो, 1 बार 2 बार वीडियो देखो, उसके बाद आप बुक से पढ़ो 2 बार 3 बार, इसके बाद फिर आप एनालिसिस करो, मतलब कि पेपर देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या जो आप पढ़ रहे हो वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है या बस टाइम ख़राब कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी बातें आप करो, और मतलब कि ये विश्वास रखो कि आपकी एक सीट कोई नहीं ले सकता। इसके बाद यदि इतनी मेहनत करते हो तो आपकी सीट कोई भी नहीं ले सकता। ठीक है, तो अब आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देन अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि हमारा अब 4th चैप्टर है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो।